जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला में आज हमारी क्लास का न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है गुप्त राजवंश। पिछली क्लास में हम लोगों ने मौर्य काल और मौर्योत्तर काल के जो राजवंश थे उन पे क्लास कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो गुप्त काल रहेगा। मौर्यों के बाद जो संगठित राजवंश पुनः स्थापित हुआ वो गुप्तों के समय पे स्थापित हुआ। तो गुप्त काल के अंतर्गत हम लोग 3 से 4 क्लास करेंगे, तब जाके हमारा गुप्त काल कंप्लीट होगा। और गुप्त काल के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे गुप्त काल में जो शासक हुए हैं, गुप्तों की जो वंशावली है राजाओं की, वो देखेंगे। और गुप्त काल को जानने के जो स्रोत हुए, साहित्य स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, उनको देखेंगे। और गुप्त काल के लेके जो उत्पत्ति है, गुप्त काल किस वर्ण से संबंध रखते हैं, इतिहासकार जो मत दिए हैं इनको देखेंगे। फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि गुप्त वंश के जो पहले शासक होते हैं, श्रीगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम, जो वास्तविक संस्थापक होते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम तक की जो क्लास है आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगली क्लास में जो हम लोग सेपरेट समुद्रगुप्त को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है हमारा गुप्त काल। गुप्त काल के समय पीरियड की बात करें तो गुप्त काल का जो समय पीरियड माना जाता है वो 275 एडी से लेकर 550 एडी तक माना जाता है। गुप्त काल का समय पीरियड क्या माना जाता है? तो गुप्त काल का जो समय पीरियड माना जाता है वो 275 एडी से लेकर 550 एडी माना जाता है। मौर्य के बाद जो भारत को दूसरा साम्राज्य स्थापित करते हैं, भारत की भूमि पे बड़ा, वो गुप्त काल के राजों से स्थापित करते हैं। हालांकि मौर्यों का साम्राज्य जो है ना गुप्तों से बड़ा था। तो मौर्यों के बाद जो एक साम्राज्य दिए भारत को, वो दिए थे गुप्तों ने दिया था। प्रथम बार जो भारत में अखिल साम्राज्य की स्थापना हुई थी वो मौर्यों के टाइम में हुई थी। तो अगर हम बात करें गुप्त काल की तो सबसे पहले देख लेते हैं गुप्तों की वंशावली कि गुप्त काल में कौन कौन से शासक हुए। कि ये वंशावली से प्रश्न पूछ लेते हैं क्रम से जाने के लिए, या फिर अपनी समझ विकसित करने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन से शासक के बाद कौन सा राजा आया, कौन सा शासक बना। क्योंकि कभी कभी मिलान करने के लिए दे देंगे, चंद्रगुप्त प्रथम दे देंगे, फिर डायरेक्ट स्कंदगुप्त दे देंगे, फिर कुमारगुप्त दे देंगे, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय दे देंगे। तो जब क्रम हमें पता रहेगा तो हम उसको सीक्वेंस में लगा लेंगे। तो अगर हम बात करें गुप्तों की वंशावली तो गुप्तों की वंशा हमें दो विलोकों से प्राप्त होती है। एक तो चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री है प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता का है पूना ताम्रपत्र विलेख, उससे जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें गुप्तों का पहला राजा जो बताया गया वो श्रीगुप्त बताया गया है। और एक है स्कंदगुप्त का जो शासक होगा, ये हमारा स्कंदगुप्त, इसका है सूपिया अभिलेख। सूपिया अभिलेख में गुप्तों के जो पहले राजा बताए गए हैं वो वंशावली स्टार्ट होती है घटोत्कच। तो दो अभिलेख होते हैं। प्रभावती गुप्ता के अभिलेख से जो पहला राजा मिलता है गुप्तों को, श्रीगुप्त मिलता है। लेकिन स्कंदगुप्त का जो सूपिया अभिलेख है उससे पहला राजा जो वंशावली मिलता है वो घटोत्कच मिलता है। तो ये याद रखिएगा कि दो अभिलेख हैं जिनसे हमें गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। गुप्तों की वंशावली में जो पहले राजा बताए गए हैं वो है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है गुप्त काल के संस्थापक माने जाते हैं और गुप्तों की वंशावली में सबसे पहले राजा थे। ये श्रीगुप्त जो थे ये कुषाणों के सामंत थे। गुप्तों को जो माना जाता है वो कुषाणों का सामंत माना जाता है कि ये जो श्रीगुप्त थे वो कुषाण राजवंश के सामंत के रूप में काम करते थे। तो गुप्तों के जो पहले राजा हैं वो श्रीगुप्त जो गुप्त वंश के संस्थापक है। इसके बाद है ये घटोत्कच। घटोत्कच के बाद जो शासक बनते हैं गुप्त के वो है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त के बाद जो अगला राजा है वो है कांच। कांच के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है। कांच गुप्त का ऐसा राजा है, मात्र ऐसा राजा है जिसकी जानकारी हमें सिक्कों के माध्यम से प्राप्त होती है ज्यादातर। और ये अगले शासक हैं गुप्तों के, वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद जो समुद्रगुप्त इस राजवंश का महत्वपूर्ण शासक है। जैसे चंद्रगुप्त हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा, और चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएगा, स्कंदगुप्त हो जाएगा, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, यहाँ तक शासक जो है श्रेष्ठ शासक माने जाते हैं। समुद्रगुप्त के बाद जो राजा बनते हैं वो है रामगुप्त। रामगुप्त के बाद जो राजा बनते हैं वो है चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड में जो गुप्तों के राजा बनते हैं वो है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम कह सकते हैं, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त के बाद जो राजा बनते हैं वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद जो राजा बनते हैं वो है पुरुगुप्त। पुरुगुप्त के बाद जो राजा बनते हैं वो है बुद्धगुप्त।
के बाद जो राजा बनते हैं वो हैं कुमारगुप्त सेकंड। कुमारगुप्त सेकंड के बाद जो राजा बनते हैं वो है नरसिंह गुप्त। नरसिंह गुप्त के बाद जो राजा बनते हैं वो है नरसिंह बालादित्य। नरसिंह बालादित्य के बाद जो राजा बनते हैं वो है भानुगुप्त। भानुगुप्त का हम लोग देखेंगे एरर अभिलेख है जिसमें सर्वप्रथम भारत में सती प्रथा के अभिलेख के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद ये बनते हैं कुमारगुप्त थर्ड बनते हैं। इसके बाद जो अंतिम राजा हैं गुप्तों की वो है विष्णुगुप्त। तो गुप्तों की वंशावली श्रीगुप्त से स्टार्ट होती है और विष्णुगुप्त से समाप्त हो जाती है। गुप्तों के जो अंतिम शासक होते हैं वो विष्णुगुप्त होते हैं। तो वंशावली कभी कभी परवर्ती शासकों से सजाने का क्रम पूछ लेते हैं। हम लोग जब वंशावली देख लेंगे तो हमें राजाओं का क्रम पता चल जाएगा, तो हमारे काल पढ़ने को लेके कॉन्सेप्ट ही क्लियर रहेगा। पहले राजा श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच बनते हैं, फिर चंद्रगुप्त प्रथम बनते हैं, फिर कांचगुप्त बनते हैं, फिर समुद्रगुप्त बनते हैं, फिर रामगुप्त बनते हैं, फिर चंद्रगुप्त सेकंड बनते हैं, फिर कुमारगुप्त बनते हैं, फिर स्कंदगुप्त बनते हैं और फिर पुरुगुप्त बनते हैं। पुरुगुप्त के बाद बुद्धगुप्त, बुद्धगुप्त के बाद कुमारगुप्त सेकंड बनते हैं, कुमारगुप्त के बाद नरसिंहगुप्त बनते हैं, नरसिंहगुप्त के बाद जो है ना नरसिंह बालादित्य बनते हैं, नरसिंह बालादित्य के बाद भानुगुप्त बनते हैं, फिर कुमारगुप्त थर्ड बनते हैं, फिर विष्णुगुप्त बनते हैं। हम लोग पढ़ेंगे किसके किसके बारे में, तो श्रीगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में और समुद्रगुप्त के बारे में और चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, कुमारगुप्त के बारे में, स्कंदगुप्त के बारे में। यहाँ तक जो क्लास लेंगे वो सेपरेट क्लास लेंगे क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं इन्हीं शासकों से बनते हैं। स्कंदगुप्त के बाद गुप्तों का पतन मतलब स्टार्ट हो जाता है। गुप्तों के बाद स्कंदगुप्त के बाद कोई अच्छा शासक नहीं आता है जो गुप्तों को राज्य को संभाल पाए। स्कंदगुप्त के बाद गुप्तों का परवर्ती काल भी कहा जाता है। अगर बात करें हम वंशावली की, तो वंशावली जो है ना श्रीगुप्त से स्टार्ट होती है, विष्णुगुप्त में समाप्त हो जाती है। मतलब 275 से शासन जो स्टार्ट करते हैं वो श्रीगुप्त और 550 AD तक जो करते हैं वो विष्णुगुप्त करते हैं। ये हो गई वंशावली की बात। अब बात कर लेते हैं हम लोग गुप्त काल के अन्य नामों की। अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम गुप्त काल को कई अन्य नाम दिए गए हैं जो इतिहासकार अपने अपने अनुसार दिए गए हैं विशेषताओं के आधार पर। जो पहला नाम दिया गया है गुप्त काल को वो स्वर्णयुग कहा गया है। स्वर्णयुग के एक इतिहासकार है K.M. मुंशी। K.M. मुंशी ने गुप्त काल को स्वर्णयुग कहा है। इसके बाद गुप्त काल को क्लासिकल युग के नाम से जाना जाता है। क्लासिकल युग के बाद गुप्त काल को जो नाम दिया गया है वो पेरिक्लीन युग। भारत का पेरिक्लीन युग जो नाम दिए हैं गुप्त काल को वो वार्नेटर एक इतिहासकार है, इतिहासकार है वार्नेट, जिन्होंने कहा है भारत के गुप्त काल को कि ये भारत का पेरिक्लीन युग है। इसके बाद गुप्त काल को गुप्त वाकाटक युग भी कहते हैं। ये किसने कहा है, तो ये कहे हैं अल्तेकर और मजूमदार। अल्तेकर इतिहासकार हैं, अल्तेकर एवं मजूमदार। ये जो इतिहासकार हैं ये गुप्त काल को गुप्त वाकाटक युग कहते हैं क्योंकि गुप्तों के बाद जो शासक किए थे गुप्तों की भूमि पे वो वाकाटक राजवंशों ने शासन किया था। इसके बाद गुप्त काल को परिवर्तन की दहलीज कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो परिवर्तन देखे गए वो गुप्तों के समय पर देखे गए। ये कौन इतिहासकार कहते हैं, तो है रोमिला थापर इतिहासकार ने गुप्त काल को परिवर्तनों की दहलीज कहा है। स्वर्ण युग की कहा जाता है तो गुप्त काल में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में जो है ना पॉजिटिव परिवर्तन, उन्नतशील व्यवस्था दिखाई देती है। तो और स्पेशल संस्कृत साहित्य का जो विकास होता है वो गुप्त काल में होता है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए K.M. मुंशी ने गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दिया है। गुप्त काल के हर क्षेत्र में हमें पॉजिटिव परिवर्तन विकास नजर आता है, इसीलिए इसको स्वर्ण युग का नाम दिया गया है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं गुप्तकालीन इतिहास जानने के स्रोत। किसी भी इतिहास को पढ़ने से पहले सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसके स्रोत जाना, क्योंकि पूरा इतिहास स्रोतों के आधार पर लिखा गया। इतिहास लिखने का जो आधार है वो हमारे स्रोत है, स्रोतों के आधार पर ही इतिहास लिखा जाता है। तो किसी भी इतिहासकाल की घटनाओं को पढ़ो तो उससे पहले स्रोत पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर हम बात करें गुप्तकालीन स्रोतों की, तो गुप्तकालीन इतिहास जानने के
स्रोत जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। किसी भी स्रोत को जानने के लिए, किसी काल के स्रोत जानने के दो प्रकार के स्रोत होते हैं। पहले तो साहित्य स्रोत, दूसरे पुरातात्विक स्रोत। साहित्य स्रोतों के अंतर्गत रचनाएं आ जाती हैं और विदेशी यात्रियों द्वारा जो रचनाएं की जाती हैं वो आ जाती हैं। धार्मिक साहित्य आ जाते हैं। पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो पुरातात्विक स्रोतों में जो है ना सिक्के आ जाएंगे, मूर्तियाँ आ जाएंगी, मृदभांड आ जाएंगे, स्थापत्य कला आ जाएंगे, मंदिर आ जाएंगे, अभिलेख आ जाएंगे इत्यादि जो है ना वो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं साहित्य स्रोत, फिर देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्य स्रोतों की बात करें, साहित्य स्रोतों के अंतर्गत जो है सबसे पहले वो देवीचंद गुप्तम नाटक है। ये क्या है? ये देवीचंद गुप्तम जो है ये नाटक है। ये किसका नाटक है? तो ये विशाख दत्त की रचना है देवीचंद गुप्तम। देवीचंद गुप्तम जो घटना मिलती है वो चंद्रगुप्त सेकंड और रामगुप्त की मिलती है। इनके बीच जो संघर्ष हुआ राजगद्दी को लेके उसका उल्लेख मिलता है देवीचंद गुप्तम में मिलता है। इसके बाद रचना है ऋतु संहार है और कुमार संभव है, मेघदूत है और मालविका अग्निमित्रम है। ये जो रचनाएं हैं ये महान कवि कालिदास की रचनाएं मानी जाती हैं। ऋतु संहार और कुमार संभव और मेघदूत और मालविका अग्निमित्रम, ये रचनाएं जो हैं ये कालिदास की हैं, जिसमें जो है ना गुप्त काल के इतिहास के बारे में जानने के स्रोत के रूप में उपयोग होते हैं। इसके बाद है ये मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसकी है? तो ये सुब्रत की मृच्छकटिकम है, जिससे गुप्त काल इतिहास जानने का साधन है। इसके बाद है कामसूत्र। कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र जो रचना है वो वात्स्यायन की है। ये रचनाएं पूछ ली जाती है। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो सुब्रत की रचना है। इससे किसकी जानकारी मिलती है? तो गुप्त काल की मिलती है। इसके बाद है ये कामसूत्र। कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र जो रचना है वो वात्स्यायन की है। इसके बाद जो है ना वायु पुराण से गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती और विष्णु पुराण से मिलती। और एक जैन ग्रंथ है हरिवंश पुराण, उससे भी गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। पुराणों में वायु पुराण और विष्णु पुराण से हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद विदेशी यात्री हैं जिनमें हो जाते हैं फाहियान और हुएनसांग। फाहियान जो आए थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे 399 ईस्वी के आसपास आए थे इनके दरबार में। पूछा जाता है वो फयान किसके दरबार में आया था? तो फयान जो आया था वो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था 399 ईस्वी में। ये अपनी कृति जो है फो क्यों की, फयान की जो कृति है ये फो क्यों की, फो क्यों में जो वर्णन करता है ये मध्य देश के करता है। मध्य देश मतलब भारत की जो है ना वर्णन करता है। इसमें यहाँ के कहा है कि अपनी कृत में जो यहाँ के ब्राह्मण हैं वो मांस नहीं खाते थे, प्याज लहसुन नहीं खाते थे और चंडाल इसके अपवाद थे। भारत में जो व्यापार होता था कौड़ियों के माध्यम से होता है इत्यादि जो उल्लेख मिलता है वो किंपी में फयान करता है। किसके दरबार में फयान आया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। इसके बाद है सीयूकी। सीयूकी किसकी रचना है? तो हुएनसांग की है। हुएनसांग की सीयूकी से गुप्त काल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये हो गए हमारे साहित्य स्रोत। और भी साहित्य स्रोत है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उन साहित्य स्रोतों की हम लोग बात की है। इसके बाद हम बात करें पुरातात्विक स्रोतों की कि पुरातात्विक स्रोत, तो पुरातात्विक स्रोतों में हम लोग बात कर चुके हैं कौन कौन से स्रोत आते हैं। पहले देख लेते हैं अभिलेख। तो पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख की बात करें तो पहला अभिलेख है ये प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है ये समुद्रगुप्त का है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है जिसकी रचना हरिशरण ने किया था, इसके मंत्री। ये अभिलेख जो है ना टोटल 33 पंक्तियों में पाया जाता है और चंपू शैली में लिखा है। और इसमें समुद्रगुप्त की जो विजय हैं उपलब्धियां हैं, टोटल उनकी उपलब्धियों के बारे में जो समुद्रगुप्त की लिखा गया है वो प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है। ये कुल 33 पंक्तियों में पाया जाता है। इसके बाद है भीतरी स्तंभलेख और जूनागढ़ स्तंभलेख और सूफी अभिलेख। ये तीनों जो अभिलेख हैं ये स्कंदगुप्त के हैं। स्कंदगुप्त कौन सा शासक? ये है हमारा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के 3 अभिलेख हैं। कौन कौन से हैं? वो भीतरी स्तंभलेख है जिससे हमें जो है ना भारत में घोड़ों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो जूनागढ़ अभिलेख में जो मौर्य के टाइम पे सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था, उसके बाद गुप्त काल में आते आते जो सुदर्शन झील थी उसका मरम्मत करवाता है, पुनः निर्माण करवाता है
एक गुजरात प्रांत में जो है सुदर्शन झील थी। वहाँ के प्रांतीय जो शासक होते हैं वो पड़दत्त होते हैं। पड़दत्त के जो पुत्र चक्रपालित होते हैं, उन्होंने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था और वहाँ पे एक विष्णु मंदिर स्थापित किया था। इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। किसने किया था? तो जो है ना सौराष्ट्र प्रांत के गुप्तों के टाइम पे स्कंदगुप्त के समय पे जो प्रांतपति नियुक्त थे वो नियुक्त थे पड़दत्त। उनके पुत्र चक्रपालित ने जो एक विष्णु मंदिर बनवाया था और सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। सूफी अभिलेख की बात करें तो सूफी अभिलेख में गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है, हम लोग बात कर चुके हैं, जो घटोत्कच से प्रारंभ होती है। इसके बाद है महरौली स्तंभ लेख। महरौली जो लौह स्तंभ लेख है ये किसका है? तो ये महरौली लौह स्तंभ लेख जो है ये चंद्रगुप्त सेकंड का है। इस महरौली लौह स्तंभ लेख जो है ये दिल्ली में स्थित है। इसमें किसी चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों के बारे में वर्णन प्राप्त होता है और चंद्र नामक जो राजा की पहचान की गई है वो चंद्रगुप्त सेकंड से की गई है। तो पूछा जाए महरौली का लौह स्तंभ लेख किसका है, इसमें किस नामक राजा का उल्लेख है? तो चंद्र नामक राजा का उल्लेख है जो जिसकी पहचान चंद्रगुप्त सेकंड से की गई है। महरौली लौह स्तंभ लेख की और एक विशेषता है कि ये ऐसा लोहे पे बना हुआ है और इसमें आज तक किसी प्रकार का कोई जंग नहीं लिखा इसकी लगा है। मतलब इतना शुद्ध कोटि का लोहा उपयोग किया गया है कि आज तक इसमें वर्तमान में भी कोई किसी प्रकार की जंग नहीं मिली। और इसमें चंद नामक राजा के बारे में वर्णन मिलता है जिसकी पहचान चंद्रगुप्त सेकंड से की गई है। इसके बाद है ये पूना एवं रिद्धपुर अभिलेख। पूना एवं रिद्ध ताम्रपत्र अभिलेख किसके हैं? तो पूना हम लोग बात कर चुके हैं। पूना ताम्रपत्र अभिलेख जो था जिससे गुप्तों की वंशावली श्री गुप्त से प्राप्त होती है। रिद्धपुर अभिलेख किसका है? तो रिद्धपुर अभिलेख भी समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त सेकंड की जो वो थी बेटी प्रभावती गुप्ता उसका था। तो पूना ताम्रपत्र अभिलेख और रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख किसका है? तो ये दोनों ताम्रपत्र अभिलेख जो हैं ये हैं प्रभावती गुप्ता के हैं, जो किनकी बेटी थी? तो चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी। इसके बाद सिक्के पुरातात्विक स्रोतों में सिक्कों की बात करें तो सिक्के गुप्तों का इतिहास लिखने में बहुत सहायता प्राप्त किए। दो इतिहासकार हैं एलन और अल्तेकर। एलन अल्तेकर एक ऐसे इतिहासकार हैं दो जो गुप्तों का इतिहास लिखे हैं टोटल सिक्कों के आधार पर लिखे हैं। पूछा जाए गुप्तों का इतिहास सिक्के के आधार पर किन इतिहासकारों ने लिखा? तो एलन अल्तेकर गुप्तों का इतिहास सिक्कों के आधार पर लिखे। मतलब सिक्के इतने महत्वपूर्ण है, इतने इम्पोर्टेंट है कि अवेलेबल हैं कि पूरा इतिहास ही गुप्तों का सिक्कों के आधार पर लिख रहे इतिहासकार वो हैं एलन और अल्तेकर। सिक्कों की एक गुप्तों की सिक्कों की निधि प्राप्त हुई है जिसे बयाना निधि कहा जाता है। ये बयाना निधि में जो सबसे ज्यादा सिक्के मिले हैं वो मिले हैं कुमार गुप्त के मिले हैं। बयाना निधि कहाँ थी? तो ये राजस्थान में पाई जाती है। बयाना निधि का संबंध किससे पाया जाता है? तो बयाना निधि के अंतर्गत जो सिक्के पाए गए हैं वो गुप्तों के पाए गए हैं। इसमें मयूर शैली के सिक्के सबसे ज्यादा पाए गए हैं और इसमें सबसे ज्यादा सिक्के कुमार गुप्त के पाए गए हैं। बयाना निधि है कहाँ? तो ये राजस्थान में है। सिक्के जो गुप्त काल में चलते थे वो 3 प्रकार के चलते थे। पहले सिक्के जिन्हें दिनार कहा जाता था। दिनार सिक्के किसके होते थे? तो सोने के रहते थे, सोने के रहते थे। इसके बाद रुपयक रहते थे। रुपयक जो सिक्के थे ये चांदी के सिक्के थे। गुप्तों के चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। और मशक जो कहा जाता था गुप्तों के जो तांबे के सिक्के होते थे। और गुप्तों के टाइम पे सोने के सबसे ज्यादा सिक्के चलाए गए थे। सिक्कों से लेकर 3 क्वेश्चन बनते हैं कि भारत में सबसे पहले सिक्का किसने चलाया? तो हिंद यवन में भी मिनांडर ने चलाया। और भारत में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाया? तो कुषाणों ने चलाया। और भारत में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाया? तो गुप्तों ने चलाया था। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं जो 3 तरीके से बन सकते हैं। गुप्त काल के सिक्के उतने शुद्ध नहीं थे लेकिन काफी संख्या में थे। कुषाण ने सबसे शुद्ध सिक्के चलाए थे लेकिन उतनी संख्या नहीं थी। तो ये हो गई सिक्कों की बात। अब बात कर लेते हैं हम मंदिर की। तो गुप्त काल में सबसे पहले मंदिर बनाने की कला का प्रारंभ होता है। तो जैसे घुमरा का शिव मंदिर है तो वो गुप्त काल के प्रारंभिक दौर का मंदिर। सबसे पहले जो माना जाता बनाया गया वो घुमरा का शिव मंदिर, एरड़ का विष्णु मंदिर
और हो जाएगा दशावतार का मंदिर, और भीतर गांव का मंदिर हो जाएगा जो ईंट का बना हुआ है। तो भीतर गांव का ईंट का मंदिर जो है उसका संबंध पाया जाता है वो गुप्त काल से पाया जाता है। इसके बाद दशावतार मंदिर बनता है। दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर जो है ये यूपी में है। और इस मंदिर में सबसे पहले भारत में जो शिखर, जैसे पहले जो घुमरा का शिव का मंदिर बना वो ऐसे बनता था, लेकिन जो शिखर सबसे पहले पाया गया, ये शिखर जो पाया गया सबसे पहले वो दशावतार मंदिर में पाया गया। तो पूछा जाए कि सबसे पहले शिखर युक्त मंदिर भारत का कौन सा था, तो दशावतार मंदिर था जो गुप्तों के काल में निर्मित किया गया था। तो इत्यादि मंदिर और भी हैं, लेकिन हम लोग जो मंदिर खास है उन्हीं पे थोड़ी बहुत, ये तो साक्ष्य के रूप में देख रहे हैं। फिर आगे हम लोग जब स्थापत्य कला देखेंगे तो वहाँ पे सारे मंदिर और गुफाएं देख लेंगे। इसके बाद मूर्तियों की बात करें तो गुप्त काल में जैन, बौद्ध, ब्राह्मण तीनों धर्म की मूर्तियों का निर्माण हुआ था। और जो शिव की कई मूर्तिलिपि प्रतिमाएं थी सिर वाली, वो गुप्तों के टाइम पे स्टार्ट होती है बनना। इसके बाद चैत्य जो होते थे बौद्धिस्ट होते थे, उनका पूजा स्थल होता था। इसके बाद अजंता की 2 गुफाओं का जो निर्माण होता है वो गुप्तों के काल पे होता है। इसके बाद जो है ना बाघ की गुफाएं हैं, बाघ की गुफाओं का जो निर्माण हुआ था वो गुप्तों के काल में हुआ था। तो इत्यादि ये जो स्रोत हैं वो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अन्य भी स्रोत हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा व्यू देखें कि मुख्य से कौन कौन से स्रोत हैं। ये हो गई स्रोतों की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि उत्पत्ति को लेके, गुप्तों की उत्पत्ति को लेके अलग अलग विद्वान अलग अलग मत दिए हैं। क्या क्या मत दिए हैं इसको देख लेते हैं। तो की उत्पत्ति, गुप्तों की उत्पत्ति की बात करें तो इतिहासकार अपना मत देते हैं कि गुप्तों का जो संबंध है, कुछ इतिहासकार कहते हैं ब्राह्मण से है, कुछ है क्षत्रिय से मानते हैं, कुछ शूद्र कुल से मानते हैं। तो कौन से इतिहासकार किस कुल से संबंध मानते हैं गुप्तों का, उस पर बात कर लेते हैं। तो अगर ब्राह्मण कुल की बात करें, गुप्तों को कौन कौन से इतिहासकार ब्राह्मण कुल से संबंधित मानते हैं, तो हो जाएंगे हेमचंद्र राय चौधरी। हेमचंद्र राय चौधरी का मानना है गुप्त का जो संबंध था, गुप्त जो थे वो ब्राह्मण वर्ग से संबंध रखते थे। इसके बाद दशरथ ओझा है, दशरथ ओझा का भी मानना है कि गुप्त जो संबंध रखते थे वो ब्राह्मणों से संबंध रखते थे, ब्राह्मण कुल के थे। क्षत्रिय कुल की बात करें तो क्षत्रिय कुल का समर्थन करने वाले हैं गौरी शंकर ओझा और मजूमदार। गौरी शंकर ओझा और मजूमदार का मानना है कि जो गुप्त थे वो क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे। वैश्य कुल की बात करें तो वैश्य कुल में हो जाएंगे अल्तेकर। ये जो है ना आर्ट पे काम करने वाले थे, आर्ट कल्चर पे जो काम किए हैं वो अल्तेकर महोदय किए हैं। अल्तेकर महोदय का मानना है कि जो गुप्त थे वो वैश्य कुल से संबंध रखते हैं। इसके बाद है रोमिला थापर और रामशरण शर्मा। इन 3 इतिहासकारों का मानना है कि गुप्त जो थे वो वैश्य कुल के थे। इसके बाद शूद्र कुल की बात करें, शूद्र कुल का समर्थन करने वाले हैं केपी जायसवाल। केपी जायसवाल जो है ना गुप्त के जो प्रथम वास्तविक संस्थापक थे, चंद्रगुप्त प्रथम, उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए हैं वो करशकर प्रयोग किए हैं। तो करशकर का जो संबंध माना जाता है वो निम्न कुल से माना जाता है। और किसके लिए प्रयोग हुआ करशकर, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के लिए हुआ है। शूद्र कुल से समर्थन करने वाले केपी जायसवाल हैं, जिन्होंने करशकर शब्द का जो अर्थ निकाला है, जो करशकर शब्द प्रयोग हुआ है गुप्तों के लिए, गुप्त में, तो चंद्रगुप्त प्रथम के लिए हुआ है। और करशकर का जो संबंध लगाए हैं वो शूद्र कुल से लगाए हैं। तो ये होगी गुप्तों की उत्पत्ति की बात। अब हम बात कर लेते हैं गुप्तों की वंशावली में जो पहले राजा थे श्रीगुप्त, इनकी बात कर लेते हैं। फिर घटोत्कच की कोई खास उपलब्धि थी नहीं। फिर हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम की क्या उपलब्धि थी। अगर हम पहले शासक की बात करें श्रीगुप्त की, तो श्रीगुप्त को देख लेते हैं। श्रीगुप्त की बात करें तो श्रीगुप्त जो शासन प्रारंभ करते हैं वो अपना 275 AD में राजगद्दी पे बैठते हैं। ये गुप्तों के प्रारंभिक शासक थे। गुप्तों की इनकी विशेषता देखिए, इनके क्या विशेषता है, तो जो है ना श्रीगुप्त जो है ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। श्रीगुप्त जो थे ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। इसके अलावा इनकी उपाधियों की बात करें कि श्रीगुप्त की क्या उपाधियां थी, तो इनकी उपाधियां थी आदिराज, महाराज। और इनका जो गोत्र बताया गया है वो धारण गोत्र बताया गया। किसमें बताया गया है, तो प्रभावती के रिद्धिपुर अभिलेख और पूना तानपत अभिलेख में जो श्रीगुप्त का गोत्र बताया गया है वो धारण गोत्र बताया गया है। इनकी उपाधियां क्या बताई गई हैं,
तो आदिराज और महाराज उपाधि बताई गई। इनकी उपाधियों से हम ये अनुमान लगाया जाता है क्योंकि आदिराज और महाराज जैसी उपाधियां जो धारण करते थे वो प्रांतपति जो है ना सामंत जो रहते थे वो धारण करते थे। तो इसी के आधार पे इतिहासकार ये मतलब कि मत देते हैं कि श्रीगुप्त जो था ये कुषाणों के सामंत थे। गुप्त जो माने जाते हैं वो कुषाणों के सामंत माने जाते हैं कि कुषाणों के बाद उनके भूमि पे जो शासन किया वो गुप्तों ने किया। तो माना जाता है जो श्रीगुप्त था ये कुषाणों का सामंत था और कुषाण जो उपाधि धारण करते थे वो ऐसी उपाधि आदिराज और महाराज धारण करते थे। आदिराज महाराज उपाधियां जो दी जाती थी वो सामंत लोग को दिए जाते थे। तो यहाँ पे श्रीगुप्त आदिराज और महाराज जैसी भी उपाधियां धारण करता है। तो इस आधार पे इसे गुप्त का संस्थापक तो कहा जाता है प्रारंभिक, लेकिन राजा से जैसे पूर्ण गुरु इसके नहीं दिखते हैं। राजा जैसे पूर्ण गुरु नहीं दिखते इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। तो ये विशेषताएं जो हैं ये हो गई श्रीगुप्त की। इसके बाद देख ले घटोत्कच की कुछ खास विशेषताएं है नहीं, तो अब देख लेते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है ना गुप्त वंश का महान शासक है और प्रथम शासक माना जाता है। इसका जो समय काल है वो 319 एडी से लेके 434 एडी तक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का समय पीरियड क्या माना जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो समय पीरियड माना जाता है वो 319 से लेकर 334 एडी तक माना जाता है। ये गुप्तों का वास्तविक शासक माना जाता है। वास्तविक शासक क्यों माना जाता है, जैसे कि ये राजा जैसे कोई उपाधि श्रीगुप्त ने धारण किया, ऊपर से राजा में जो जो गुण होनी चाहिए, राजा को जो जो कार्य करना चाहिए, जैसे राजा को अपनी व्यवस्थित राजधानी स्थापित करनी चाहिए, क्षेत्र विस्तार करना चाहिए, सिक्के प्रारंभ करने चाहिए, तो और ऐसी कोई उपाधि और ऐसी कोई उपलब्धि श्रीगुप्त की नहीं हुई। इसीलिए जो बस गुप्तों को संस्थापक पूछा जाए तो हो जाएगा श्रीगुप्त। लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि उन्होंने सिक्के भी चलाए और अपनी राजधानी भी बनाई पाटलिपुत्र, इसलिए इन्हें गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है। अगर राजधानी की बात करें, राजधानी तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो राजधानी अपनी बनाई थी वो पाटलिपुत्र बनाई थी और ऐसा कोई काम श्रीगुप्त नहीं करते हैं और ना तो उपाधि धारण करते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है ना गुप्तों के वास्तविक संस्थापक थे और अपनी राजधानी जो बनाते हैं वो पाटलिपुत्र बनाते हैं। उनकी राजधानी क्या रहती है गुप्तों की प्रथम, तो पाटलिपुत्र रहती है। इसके बाद ये है विवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। तो विवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाले ये सेकंड शासक हो जाते हैं। पहले शासक जो थे वो जो भारत में सबसे पहले माना जाता है कि विवाह संबंध के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किसने किया था, तो हर्यक वंश के शासक बिम्बिसार ने किया था। और सेकेंड टाइम जो किए थे वो चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त वंश के शासक थे। इन्होंने जैसे कि बात करें हर्यक वंश के शासक बिम्बिसार की, तो उन्होंने जैसे कि लिच्छवी वंश की कन्या से शादी किया था चेटक की पुत्री से और काशी को दहेज में प्राप्त हुआ। और सेम वैसे ही घटना यहाँ पे दिखती है विवाह संबंध स्थापित करने में कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त प्रथम ये लिच्छवी शासक वृषदेव की पुत्री कुमार देवी से शादी करता है। ये कुमार देवी से शादी करता है और दहेज में यहाँ पे वैशाली प्राप्त करता है। दहेज में क्या प्राप्त करता है, तो दहेज में वैशाली को प्राप्त करता है। चंद्रगुप्त प्रथम क्या करता है, तो ये इस वंश का वास्तविक संस्थापक है, अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाता है और विवाह संबंध जो स्थापित करता है वो लिच्छवी शासक वृषदेव की पुत्री हैं जिनका नाम है कुमार देवी। कुमार देवी जो है चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है, इनसे शादी करता और दहेज में वैशाली को प्राप्त करता है। इसके बाद जो है ना जो चंद्रगुप्त प्रथम है ये राजा रानी प्रकार के सिक्के चालू करता है और विवाह प्रकार के स्वर्ण सिक्के चालू करता है। राजा रानी प्रकार के जो सिक्के चालू करता है सोने के सिक्के हैं कहा जाता है। ये जो कुमार देवी से विवाह किए थे इसके उपलक्ष्य में स्टार्ट किए थे। सिक्कों के जो मुख्य भाग होता है उसमें राजा रानी का चित्र पाया जाता है और पृष्ठ भाग में लिच्छवी लिखा पाया जाता है। लिच्छवी लिखा पाया जाता है, लिच्छवी पाया जाता है या लिच्छविया हुआ, ये लिच्छविया भी पाया जाता है। लिच्छवी या फिर
फिर लिच्छवी में पाया जाता है। तो ये जो अंकन, लिच्छवी अंकन जो प्राप्त होता है राजा रानी प्रकार के सिक्कों में, वो पृष्ठ भाग में, जो मुख्य भाग रहता है उसमें राजा रानी को साथ में दिखाया गया है। तो गुप्त काल में पहली बार ऐसा देखने को मिलता है कि किसी शासक के साथ उसकी रानी का अंकन मिलता है। मतलब स्त्रियों को यहाँ पे महत्व दिया गया, उनका अंकन जो किया जा रहा है वो सिक्कों पे किया जा रहा है। यहाँ पे हर सिक्के में अलग अलग घटनाएं दिखाई गई। कहीं पे राजा रानी को सिंदूर दान कर रहा है, कहीं पे अंगूठी भेंट कर रहा है। अलग अलग वस्तुएं राजा रानी प्रकार के सिक्कों में राजा अपनी रानी कुंवर देवी को भेंट कर रहा है। इसके बाद इसकी उपलब्धि है कि एक चीनी यात्री है जिनका नाम है इत्सिंग। इन्होंने चीनी यात्री जो इत्सिंग है ये 7वीं ईस्वी के आसपास आते हैं भारत। लेकिन ये अपनी रचना में जो है ना चंद्रगुप्त के लिए जो नाम प्रयोग करते हैं वो चिलकितो। चिलकितो किससे अर्थ लगाया गया, समझा गया है अर्थ। तो चिलकितो जो नाम दिए हैं इत्सिंग, वो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कहा है। इत्सिंग ने वो चंद्रगुप्त प्रथम को कहा है। इसमें लिखे हैं अपनी कृत में इत्सिंग की जो चिलकितो मतलब चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, ये मृग सिखावन में एक चीनी यात्रियों के लिए मंदिर बनवाता है। ये वर्णन जो देते हैं वो इत्सिंग महोदय देते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाला है कि चिलकितो किसके लिए नाम दिया गया है। तो चिलकितो जो नाम दिया गया है वो चंद्रगुप्त प्रथम को दिया गया है। किसने दिया है? चीनी यात्री वो है इत्सिंग ने दिया। इन्होंने मतलब चंद्रगुप्त प्रथम ने मृग सिखावन में चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था। तो ये उपलब्धि हो गई चंद्रगुप्त प्रथम की। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद होते हैं शासक काच। काच की खास कोई उपलब्धि है नहीं। काच के बारे में बस यही क्वेश्चन बन सकता है कि काच गुप्त वंश के ऐसे शासक थे जिनकी जानकारी हमें केवल मुद्राओं के माध्यम से प्राप्त होती है। तो ये रही आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोगों ने इतना टॉपिक कांच तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगली क्लास में हम लोग समुद्रगुप्त देखेंगे, जिसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ बहुत ज़्यादा है, तो उस पर सेपरेट क्लास रहेगी। और बाकी आज के लिए जय हिंद।